हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस चैप्टर में, जो कि है प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सा चैप्टर है? अध्याय 6 चल रहा है, कक्षा 12 का पार्ट 2 चल रहा है। तो बच्चों, इससे पहले कुछ हमने जो मैटर है वो पुराने वीडियोस में समझा दिया है, पुराने लेक्चर में समझा दिया है। क्या हमने समझाया, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने वहाँ पर प्रकाश के कुछ प्रभावों के बारे में बताया, यानी कि प्रकाश के गुणों के बारे में चर्चा की। तो प्रकाश के गुण कौन कौन से थे, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकाश के गुण हमने बताए कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव होता है। क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव होता है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। तो इस प्रकार से कई गुण प्रकाश के अंदर होते हैं। प्रकाश में बहुत सारे गुण होते हैं, तो जिनके आधार पर हमने प्रकाश की वहाँ पर व्याख्या की। वहाँ पर हमने न्यूटन का कणिका सिद्धांत बताया। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत बताया। तो न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था उसमें कहा गया कि प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन को इस न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सका, यानी कि इसकी व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा की जा सकी। परंतु जो ये अन्य घटनाएं बची, ये इसके आधार पर समझाई नहीं जा सकी, और ऐसा ना करने के कारण इसे फेल कर दिया गया, यानी कि इसे अमान्य घोषित कर दिया गया कि ये जो सिद्धांत है ये गलत है, ये सिद्धांत गलत है। तो जब इसे अमान्य घोषित कर दिया गया, तब हाइगन्स का तरंग सिद्धांत अस्तित्व में आया। तो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत था क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। सन 1678 में हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो हाइगेंस कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। सन 1678 में इन्होंने तरंग सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया, और इन्होंने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत करने के बाद में कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और इस प्रकार उन्होंने परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं का इस सिद्धांत के द्वारा व्याख्या की। क्या की? व्याख्या की। इसके बाद इस सिद्धांत के आधार पर ही व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाओं को भी समझाया जा सका। मतलब इनकी भी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर कर दी गई। तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार क्या था कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है, और जब प्रकाश स्रोत से निकलता है तो वो सभी दिशाओं में समान चाल से, जो कि प्रकाश की चाल के बराबर होती है, उस चाल से वो गति करता है। परंतु उस समय तक जो वैज्ञानिक थे वो इस थ्योरी से अनजान थे। उन्हें प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत उन्होंने दिया, उन्होंने उसको जो है एकदम स्वीकार नहीं किया। एकदम स्वीकार ना करते हुए उन्होंने कहा जो है वायुमंडल में केवल यांत्रिक तरंगें होती हैं। क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगें होती हैं। तो वे केवल यांत्रिक तरंगों के बारे में ही जानते थे, और उन्होंने इसको एकदम स्वीकार नहीं किया। तो जो हाइगेंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पूरा जो संसार है, पूरा जो विश्व है, उसमें एक सर्वव्यापी माध्यम उपस्थित है। तो वो सर्वव्यापी माध्यम क्या माना उन्होंने सर्वव्यापी माध्यम, एक सर्वव्यापी माध्यम जिसे हम कहते हैं ईथर, ETHER, उन्होंने ईथर की कल्पना की।
उन्होंने कहा, क्या कहा कि पूरे ब्रह्मांड में यही माध्यम उपस्थित है। और ये माध्यम कैसा है? ये लगभग भारहीन है। क्या है? लगभग भारहीन है। इसका घनत्व का बहुत कम है। घनत्व क्या है? बहुत कम है। और साथ में इसकी जो प्रत्यास्थता है वो अधिक है। तो इसकी प्रत्यास्थता कैसी कही उन्होंने कि बहुत अधिक है। इसी कारण से इसके अंदर जब प्रकाश तरंगे जाती हैं, इसके अंदर जब प्रकाश तरंगे घुसती हैं तो उनकी चाल में परिवर्तन नहीं होता और वह प्रकाश की चाल से ही गतिमान रहती हैं, यानी प्रकाश की चाल से ही वे गति करती हैं इस माध्यम के अंदर। और साथ में इन्होंने कहा कि ये माध्यम किसी भी पदार्थ में घुस सकता है। तो इस तरह का इन्होंने एक माध्यम मान लिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या कहता है। अब हम पढ़ते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं को सिद्धांत की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो तरंगिका सिद्धांत क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स का सिद्धांत हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, हाइगेंस ने अपना जो इन्होंने सिद्धांत दिया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत, उसमें कुछ इन्होंने सुधार किया और सुधार करने के बाद उन्होंने दूसरा एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने 3 बिंदुओं पे जोड़ दिया, 3 बिंदु पे इन्होंने चर्चा की। तो इन्होंने क्या कहा इन 3 बिंदुओं के माध्यम से? इन्होंने कहा जब किसी प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में तरंगे उत्सर्जित होती हैं, यानी कि प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में तरंगे उत्सर्जित होती हैं, तो माध्यम के जो कण होते हैं, आपको पता है कोई भी माध्यम होगा उसमें कण होते हैं, तो कण भी क्या करते हैं, प्रकाश तरंगों की वजह से कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण उस माध्यम के भीतर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, यानी कि कोई माध्यम, जैसे कि आप सपोज करो जल हमने ले लिया इस तरह का, और इसमें यदि हम काल्पनिक पृष्ठ खींच दें इस प्रकार से, तो उस पर जो भी जल के कण आ जाएंगे और वो जल के कण क्या करेंगे, कंपन करते हैं। सभी कण क्या करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं। तो ये जो काल्पनिक पृष्ठ होगा इसे इन्होंने तरंगाग्र कहा। क्या कहा? तरंगाग्र कहा। ठीक है, इसी प्रकार इन्होंने सेकंड पॉइंट में कहा हाइगेंस के अनुसार तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है, यानी कि ये भी जो कण होगा ये भी नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करेगा। यानी कि जब प्रकाश तरंगे इस पर पड़ेंगी तो ये कंपन करने लगेगा और कंपन करके ये भी नई तरंगों को उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा? नई तरंगों को उत्सर्जित करेगा। तो जिससे नई तरंगे नई दिशाओं में निकलती हैं, इस नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जब इससे नई तरंगे निकलेंगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा? द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाएगा। तीसरा पॉइंट था इसमें, यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्शी पृष्ठ खींचे, जैसे कि मान लो एक तरंग यहाँ पे इससे तरंगिकाएं निकल रही हैं, इसी प्रकार दूसरे बिंदु कणों से भी तरंगिकाएं निकल रही हैं, तो उनको मिलाता हुआ यदि हम कोई पृष्ठ खींचे, स्पर्शी पृष्ठ, तो वह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो वह पृष्ठ क्या करेगा? नए तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो एक चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। हमने कहा कि एस क्या है? एक बिंदु प्रकाश स्रोत है। इस बिंदु प्रकाश स्रोत से प्राथमिक तरंगे निकलती हैं, प्राथमिक प्रकाश तरंगे निकलती हैं जो कि माध्यम में v चाल से चलती हैं। तो हमने क्या मान लिया कि ए बी क्या है? एक तरंगाग्र है और इस तरंगाग्र पर इस प्रकार से 4 बिंदु उपस्थित हमने दिखाए हुए हैं। इसके अंदर 4 कर्ण ले लिए हमने, 4 बिंदु ले लिए। तो इन बिंदुओं पर जब प्रकाश पहुंचेगा तो ये दोलन करने स्टार्ट कर जाएंगे, ये कंपन करने लगेंगे। तो कंपन करते हुए ये नई तरंगिकाएं उत्सर्जित करते हैं, यानी कि प्रकाश तरंगे कहाँ से निकल रही थी? यहाँ से। वो कौन सी तरंगे थी? प्राथमिक तरंगे। जब प्रकाश तरंगे इन कणों पर पहुंचती हैं, इस तरंगाग्र के ऊपर स्थित जो कण है इस पर पहुंचती हैं, तो ये कण कंपन करने लगते हैं और इनसे भी नई तरंगे उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो चारों दिशाएं में जो है उत्सर्जित होती हैं। जैसे कि हमने माना कि कण एक है, तो ये एक कण जो एक है ये अपनी चारों दिशाओं में प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। और ये जो तरंगे होंगी, जो द्वितीयक तरंगे होंगी, ये भी v चाल से गतिमान होंगी। क्या होंगी? इनकी विचाल समान होंगी। अब हम एक समय मान लेते हैं t समय पर इसकी स्थिति देखते हैं। हम कहते हैं कि t समय पर द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति बताओ। तो द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति t समय पर जब हम देखेंगे तो द्वितीयक तरंगिकाएं जिससे तरंगे और निकल रही हैं वो तरंगे
वीटी दूरी तय करेंगी। कितनी दूरी तय करेंगी? वीटी दूरी, इस दूरी को तय करेंगी। तो हमने क्या करा, इसको केंद्र मानकर और वीटी दूरी को त्रिज्या मानकर एक चारों ओर वृत्त खींच दिया। इसी प्रकार से 2 के चारों ओर वृत्त खींच दिया, 3 के चारों ओर वृत्त खींच दिया, 4 के चारों ओर भी वृत्त खींच दिया। तो कणों के चारों हमने वृत्त खींच दिया। तो जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो इस प्रकार से बन जाती हैं। अब इनको मिलाता हुआ एक हमने पृष्ठ खींच दिया, स्पर्शी पृष्ठ बोलते हैं इसे, जो इन्हें स्पर्श करता है। ऐसे ये स्पर्शी पृष्ठ खींच दिया। तो जब ये पृष्ठ इसे स्पर्श करेगा तो हमें एक नया तरंगाग्र मिल गया। क्या? A' B' और A'' तो तरंगे कैसे बढ़ रही हैं? उधर की ओर बढ़ रही हैं। तो ये जो नई तरंग बनी A' B', तो इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगाग्र बन गया। ये नया तरंगाग्र की स्थिति प्राप्त हो गई हमें। और जो ये पीछे की A'' B', जो नया तरंगाग्र पीछे का, हाइगेंस ने कहा है जो पीछे वाला जो तरंगाग्र है, ये इनका प्रभाव जो होता है एक दूसरे पर अध्यारोपण के कारण, क्योंकि और भी तरंगाग्र बनेंगे पीछे की ओर, तो उनके अध्यारोपण के कारण इनका प्रभाव, जो पीछे वाले तरंगाग्र होते हैं उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो उन्होंने ऐसा इसमें कहा, इस सिद्धांत में। तो इससे क्या हुआ कि तरंगे जो हैं वो द्वितीयक तरंगाग्र के रूप में इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो इसे कहते हैं गोलीय तरंगाग्र का बनना। इसी प्रकार से एक समतल तरंगाग्र भी दिया गया है, जिसमें ए बी तरंगाग्र दिया हुआ है। उस पर 4 बिंदु हमने बताए, 4 कण बताए। तो ये दोलन करेंगे, ये भी तरंगे उत्पन्न करेंगे। तो तरंगे किस प्रकार से उत्पन्न करेंगे? इस प्रकार से गोलीय तरंगे उत्पन्न करेंगे। और जब इनके गोलीय तरंगों के स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ हम खींचेंगे तो इसे नए तरंगाग्र की स्थिति मिल जाएगी हमें, A' B'। और पिछला तरंगाग्र क्या होगा? ये अपने आप इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, जो कि हाइगेंस ने कहा है। ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर इस चीज़ को समझाया। परंतु ये भी लास्ट में, अंत में फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये है ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाया। और भी कुछ चीज़ें थी जो कि ये व्याख्या नहीं कर पाया। तो वो और हम देखते हैं क्या था। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत हमने पढ़ा, परंतु इसको भी नकार दिया गया। क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। कारण क्या थे? जबकि इसने परावर्तन की भी व्याख्या की, अपवर्तन की भी व्याख्या की, व्यतिकरण भी इससे समझाया जा सका और विवर्तन भी इससे समझाया जा सका। यानी कि ये चारों परिघटनाएं इससे समझाई गई, परंतु फिर भी इसमें कुछ कमियां थी। तो वो कमियां क्या थी? कमियां थी कि इन्होंने जो एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर मान लिया था, तो इसे माइकेलसन मोरले, क्या थे? माइकेलसन मोरले एक वैज्ञानिक थे ये भी। तो माइकेलसन मोरले ने एक प्रयोग किया और उन्होंने कहा, प्रयोग करने के आधार पर, कि ईथर जो है वो सर्वव्यापी माध्यम नहीं माना जा सकता। यानी कि सर्वव्यापी माध्यम यानी कि पूरे विश्व में यही माध्यम व्याप्त है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसे मानने से कुछ परिणाम प्रयोग में गलत आए, जिसकी वजह से माइकेलसन मोरले ने ईथर की इसकी उपस्थिति को नकार दिया। इसकी उपस्थिति को उन्होंने नहीं माना। तो पहले इसमें यहाँ कमी समझ में आई। दूसरा, उन्होंने प्रकाश का ध्रुवण इसके द्वारा, इस द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सका। क्या हुआ? नहीं समझाया जा सका, इसे भी नहीं समझाया सका। तीसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश जो है किसी धात्विक पृष्ठ पर पड़ता है और उससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये सत्य बात है, और जबकि इसे नहीं समझाया जा सका इस द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के द्वारा, जिसकी वजह से इस हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को ही इनवैलिड बता दिया गया। क्योंकि अंत में क्या आ जाएगा? अंत में मैक्स प्लैंक का सिद्धांत और मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को समझाया गया। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रकाशिक पथ। प्रकाश का प्रकाशिक पथ क्या होता है? यानी कि ऑप्टिकल पाथ। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है? किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय में तय किया गया प्रकाशिक पथ उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की जाने वाली दूरी के तुल्य होता है। यानी कि प्रकाश किरण जो पथ किसी माध्यम में तय करेगी,
उसे प्रकाशिक पथ कहा जाएगा। और वो किसके तुल्य होगा? प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की जाने वाली दूरी के तुल्य होगा। तो हमने क्या ले लिया नीचे, मानव माध्यम में प्रकाश की चाल v ले ली तथा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? c होती है। तो तब माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? n बराबर c/v, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये मैंने पिछले 1-2 चैप्टर में भी बताया है। साथ में नीचे आ जाता है फिर प्रकाश किरण द्वारा इस माध्यम में d दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी तय करता है माध्यम में प्रकाश? d दूरी। और चाल क्या होती है माध्यम में? v चाल होती है उसकी। और फिर हम क्या कहते हैं? t समय में निर्वात में प्रकाश द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी वो हम निकालते हैं। तो ये हमारा c गुणा t, यानी कि दूरी निकाल रहे हैं निर्वात में प्रकाश द्वारा चली हुई, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो निर्वात में चाल क्या होती है? c होती है। और t क्या है? दूरी समय, जो कि कब लिया गया था समय? जब प्रकाश ने किसी माध्यम में दूरी तय की थी। तो t बराबर d/v हम यहाँ रख देंगे। तो c, ये इस v को इसके नीचे लिख देंगे c/v, और d बराबर ये गुणा में आ जाएगा। तो c/v क्या होता है? n होता है, जो कि हमने यहाँ निकाला था। तो ये कितना आ गया प्रकाशिक पथ? तो ये कितना आ गया प्रकाशिक पथ? बराबर nd आ गया। तो इसी पर आधारित हम एक अंकिक प्रश्न देखते हैं, और इस चैप्टर में केवल एक ही प्रकार का प्रश्न बनता है, ये इस तरह का। बाकी जो इस अध्याय में प्रश्न बनते हैं वो माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए बनते हैं, या माध्यम में जो है प्रकाश की चाल निकालने के बनते हैं। वो मैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स में करा चुका हूँ। तो यही केवल एक नया क्वेश्चन है जो यहाँ पर बनता है, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो अंकिक प्रश्न क्या है? एक प्रकाश किरण जल में 3 सेंटीमीटर चलती है, यानी कि जल क्या हो गया? ये माध्यम हो गया, तथा कांच में 8 सेंटीमीटर दूरी तय करती है, ये दूसरा माध्यम हो गया। ये कहता है यदि जल तथा कांच के अपवर्तनांक इतने और इतने हैं तो प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया कुल प्रकाशिक पथ निकालो। कितना के निकालो? कुल प्रकाशिक पथ। तो हम हल करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर माध्यम क्या दिया हुआ है? जल का अपवर्तनांक क्या है? 4/3, यानी कि हमने ले लिया n1। माध्यम का अपवर्तनांक 4/3, और ये n2 कांच के लिए जो कि है 3/2। और ये कितनी दूरी तय करती हैं? d1, जो कि जल में करती है 3 सेंटीमीटर, और फिर कांच में दूरी तय करता है प्रकाश 8 सेंटीमीटर, यानी कि d2 दूरी 8 सेंटीमीटर। तो जब हम कुल प्रकाशिक पथ निकालेंगे, कुल प्रकाशिक पथ, तो वो होता है n1d1 प्लस n2d2, यानी कि जल में तय किया गया प्रकाशिक पथ प्लस जो आपका कांच में तय किया गया प्रकाशिक पथ, वो कितना होता है? n1d1 n2d2, क्योंकि हमने क्या निकाला था? nd निकाला था प्रकाशिक पथ। तो n1d1 और n2d2 यहाँ से आ गए। तो n1 कितना है? 4/3, d1 कितना है? 3, n2 कितना है? 8, और सॉरी n2 कितना है? 3/2, और d2 कितना है? 8। तो 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, ये कितना आ गया? 4 आ गया आपका, प्लस 2 चौका 8, 4 तिया 12, और 12 और 4 होता है 16 सेंटीमीटर। यानी कि कुल प्रकाशिक पथ कितना हो गया प्रकाश का, जो दोनों माध्यमों में उसने चला, तो वो हो गया 16 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड द वीडियोज़, होप यू एंजॉयड आवर लेक्चर्स। तो इफ़ यू एंजॉयड देन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, दिस लेक्चर। और हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें आपको प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ाया जाएगा, यानी कि चैप्टर 7 होगा। ये सारे चैप्टर हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और जितने भी चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए उतना ही बेटर आपके लिए है। तो आप हमारी लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से देखिए, बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप स्टूडेंट्स नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। तो आपको भी इतनी मेहनत करनी चाहिए जिसके लिए आपको पढ़ाया जा रहा है हमारे द्वारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, और हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।